नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल की आज ये आपकी 14वीं कक्षा होगी, जिसमें मुख्यतः हम पढ़ेंगे आज प्राकृतिक वनस्पति, हमारे यहाँ किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है, कहां कहां पाई जा रही है, ये चीजें प्रश्नों के माध्यम से ही समझते चलेंगे। और दूसरा जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो प्रमुख सिंचाई परियोजना जो हमारे यहाँ है और नहरें, इससे संबंधित जो सवाल आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रोज की तरह वही 55-60 मिनट आपका लूंगा और लगभग 70-75 प्रश्न हम कर लेंगे। ठीक है, आपको श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर दिया करो, है ना, और आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, किस किस प्रकार की वनस्पति हमारे भारत में पाई जा रही है और किस तरीके से उससे हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैप देख लीजिए, आपकी किताब का ही मैप है, भारत प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड वाली लाइन में कलर भी करते रह रहा हूं, ये रेड वाला जो एरिया है ये प्राय है आपका पर्वतीय वन वाला भाग है। ठीक है, ये क्या है, पर्वतीय वन, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस एरिया में हिमालयी पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो मुख्यतः वन मिलेंगे। फिर उष्ण कटिबंधीय वन भी दो प्रकार के हैं, एक उष्ण कटिबंधीय वन होंगे सदाबहार वन और एक उष्ण कटिबंधीय वन होंगे आपके पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ये पूरा एरिया जो आपका है, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन वाला है। पर्णपाती वन क्या होगा, जिनके पर्णपाती और सदाबहार में क्या अंतर है आप समझिए। सदाबहार वन वो है जिनकी पत्तियां, समस्त पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं, वो सदाबहार वन है। मतलब सदाबहार, उन पे सदाबहार रहेगी। ठीक है, जैसे आपके चेहरे पे सदाबहार रहती है ऐसे ही उनके चेहरे पे सदाबहार रहेगी, है ना। ये मेरा कथन कन्या और लड़कों दोनों के लिए है। ठीक है, चलो उसी प्रकार से पर्णपाती वन क्या होते हैं कि एक साथ उनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, उनको कहते हैं हम पर्णपाती वन। ठीक है, चलो अब देखो तो ये हो गया। अच्छा, ये वाला जो आपका एरिया है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन इस एरिया में मिलेंगे, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन यहां मिलेंगे। उसके बाद सदाबहार वन वाला क्षेत्र जो है वो आपका एक तो ये पूरा पूर्वी हिमालय मान लीजिए या नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी हिमालय के निचला वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए, ये मान लीजिए, क्योंकि यहां सदाबहार वनों के लिए क्या विशेष बात है, यहां बारिश ज्यादा चाहिए। ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, ज्यादा बारिश होगी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी तभी वन उपज पाएंगे उस तरीके से, मतलब कि वो सदाबहारित रहे। ये एरिया रहेगा और आपका ये एरिया रहेगा। मिट्टी वाला अगर चैप्टर आपको ध्यान हो तो उसमें जो लेटेराइट मृदा वाला एरिया था वही एरिया प्राय आपका कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का है। ठीक है, चलो तो सवालों के माध्यम से आगे चीजें समझते चलते हैं और करने का प्रयास करेंगे। चलो, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र आप प्राचीन समय में सुनते होंगे, कोई अगर आपको पुराने अभिलेख मिलते हैं तो माना जाता है कि भोजपत्रित अभिलेख है, भोजपत्र में लिखे गए अभिलेख हैं। तो भोजपत्र एक क्या है, पेड़ का जो है वो है, पत्र है। ठीक है, पेड़ का पत्र है जो बेसिकली उसको कहीं इंग्लिश में बोलते हैं बर्च शायद है। ठीक है, तो भोजपत्र वृक्ष मिलता है बेसिकली कहां, हिमालय में, है ना, हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है भोजपत्र का वृक्ष। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। पहले भी यह सवाल किसी चैप्टर में आ चुका है कि कत्था किस पेड़ की लकड़ी से बनता है, तो खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। खैर नामक वृक्ष है जिसकी लकड़ी का प्रयोग होता है। खैर हमें क्या, हम तो कत्था खाते ही नहीं। कत्था क्या होता है, वही जो मुंह लाल लाल कर देता है, आपका पान खाए सही है हमारे में। ठीक है, मतलब पान जो लोग खाते हैं इनका जो लाल हो जाता है, लाल वाला जो लगता है ना, उसको बोलते हैं कत्था। तो कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, दैट इज खैर। आप याद रखेंगे तो कैसे याद करो, खैर हम तो खाते ही नहीं है। चलो, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अपने आसपास देखो, कभी मोबाइल की डीपी देखो, है
कभी क्या देखो, कंप्यूटर की स्क्रीन देखो, या कभी कोई बढ़िया सा चित्र आप इमेजिन करो, तो आप क्या इमेजिन करते हो कि एक पार्क है, पार्क में कुर्सी पड़ी है, मैं बैठा हूं और मेरे साथ में वो है, ठीक है, वो कौन है वो आप समझ सकते हो, और पत्ते इधर उधर से गिर रहे हैं। मतलब हम क्या इमेजिन करते हैं कि हमारे चारों तरफ पत्ते बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जा रहे हैं? पर्णपाती वन। और उष्णकटिबंधीय पीच आगे क्यों लगा दिया हमने? क्योंकि हमारा एरिया ही उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। मतलब भारत का जो एरिया है बेसिकली हम उष्णकटिबंध के एरिया में है। ये कटिबंध मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, जिसको डिटेल में समझना हो वो एनसीईआरटी वाली क्लास में चला जाए, 6 क्लास है, चैप्टर 2 या 3 है, ठीक है, वहां से जाके बेहतर तरीके समझ ले, है ना। तो क्या है कि हम उष्णकटिबंध में, इसलिए तो उष्णकटिबंध, और इमेजिन कैसा कर रहे हैं, हर जगह पत्ते ही पत्ते गिरे हुए हैं। तो पर्णपाती वन, तो सबसे ज्यादा कौन से, भूलोगे नहीं, सबसे ज्यादा वन कौन से है? क्योंकि सर आपने इमेजिनेशन ही ऐसा करा दिया, भूलेंगे कैसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सर ऐसा इमेजिनेशन करा दिया, अब तो कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हमारे यहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल, देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आपके जो सदाबहार वन है उनके एग्जाम्पल क्या हैं और पर्णपाती वन के एग्जाम्पल क्या हैं? तो सदाबहार वन जो है महोगनी, रोजवुड, ठीक है, ये सब कौन से है? सदाबहार वन है। और पर्णपाती वन जो हमारे आसपास दिखते हैं, साल का पेड़, भाई हम कह रहे हैं कि हमें चारों तरफ पर्णपाती वन दिख रहे हैं, है ना, हम यही तो कह रहे हैं कि हमें अपने आसपास पर्णपाती वन दिख रहे हैं। तो आसपास गुरु पेड़ कौन कौन से दिख रहे हैं? आसपास सर पीपल दिखता है, आसपास सर नीम दिखता है, शीशम दिखता है, साल दिखता है, सागौन दिखता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब पर्णपाती वन के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। और पर्णपाती भी कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोर्थ का आंसर। चलो आगे चलते हैं। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखलाओं में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। पूछ रहा है क्यों वनस्पति में परिवर्तन आता है? तो टेम्परेचर में गिरावट होती है, चचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्षा के पैटर्न में बदलाव होता है, यह भी बात सही है। मिट्टी का अनुपजाऊ होना है, भाई हिमालय से नीचे चले आओगे जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, कल हम पढ़ रहे थे जलोढ़ मृदा मिलेगी, और जब जलोढ़ मृदा मिलेगी तो वहां क्या होगा? वहां मिट्टी उपजाऊ होगी, और ऊपर जाते जाते मिट्टी अनुपजाऊ होती जाएगी, बात सही है। और हवाओं का भी मिलना होगा, हवाएं भी ऊपर मिलती हैं। 1 2 3 4 कोई ऑप्शन ही नहीं है। तेज हवा थोड़ा कम फैक्टर मान सकते हो, लेकिन 1 2 3 तो करारे फैक्टर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में पूर्वी पश्चिमी हिमालय क्या? ये रहा मेरा प्यारा भारत। क्या कह रहे हो सर आप? मैप बहुत ठीक सा बनाते हो। ए भाई साहब प्रैक्टिस का कमाल है सारा, ठीक है, प्रैक्टिस बढ़िया होगी मैप ठीक बनेगा, ठीक है। तो आप देखते हो भारत का ये वाला जो एरिया होगा और ये ऐसे करके ये पूरा इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो हिमालय है मेरा, हिमालय कहां से कहां तक है? पूरा ये हिमालयी एरिया है, ठीक है, पूरा हिमालयी एरिया है। तो इसमें ये वाला जो हिमालय है पश्चिमी हिमालय है, ये जो हिमालय है ये पूर्वी हिमालय है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो पश्चिमी हिमालय में जो ट्री लाइन है वो क्या है? कम है, ठीक है, कम है। ट्री लाइन का क्या मतलब है? जहां तक पेड़ ठीक ठाक मात्रा में पाए जा रहे हैं, जहां तक पेड़ ठीक ठाक मात्रा में पाए जा रहे हैं, कम है। और इस कमी का रीजन पता है क्या है? इस कमी का रीजन ये है, एक तो अगर अक्षांशीय स्थिति देखोगे तो ये वाला जो पश्चिमी जो पूर्वी हिमालय है वो भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब है अपेक्षाकृत पश्चिमी हिमालय के। साथ साथ इसके आसपास समुद्री एरिया, भाई नीचे चले जाओ, पूरी बंगाल खाड़ी है, ये चचा तो बिल्कुल नीचे जाओगे, मतलब अपेक्षाकृत ज्यादा समय। तो भूमध्य रेखा के पास होना, समुद्र के पास होना, ये सब क्या करते हैं? उसकी जलवायु में फर्क डाल देते हैं, जिस वजह से यहां ट्री लाइन का मान क्या है? यहां ट्री लाइन का मान ज्यादा है और यहां ट्री लाइन का मान कम है। ट्री लाइन बेसिकली क्या है? कितनी हाइट तक पौधे मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। तो क्या प्रमुख संसाधन है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के? क्या सबसे ज्यादा यहां मिल रहा है? भाई साहब धात्विक खनिज वनिज थोड़ी मिलेंगे यहां, ना कार्बनिक ना अणाणविक खनिज मिलेंगे। क्या सबसे ज्यादा मिलेगा हिमालयी क्षेत्र में? तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वन। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो आप देखोगे
हिमालय में जो सबसे ज्यादा आपको वृक्ष मिलेंगे वो देवदार के वृक्ष मिलते हैं। लंबे लंबे खड़े खड़े से वृक्ष किसके? देवदार के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सर्वाधिक वृक्ष आपसे हिमालयी क्षेत्र में पूछ रहा है कौन सा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? देवदार। ठीक है, देवदास नहीं, देवदार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं है? अब देखो, सिनकोना, रोजवुड, महोगनी, ये सब कैसे कैसे वृक्ष हैं? ये सब आपके हैं उष्णकटिबंधीय है, सदाबहार वन है। ठीक है, अब देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां मिल रहे थे? सर जहां बारिश ज्यादा हो रही थी, सदाबहार रहेगी वहीं बहार रहेगी सदा, जहां बारिश ज्यादा रहेगी। मतलब याद करो यार, कनेक्शन बिठाओ जैसे मास्टर बैठवा रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो देखो असम में क्या सदाबहार रहेगी? सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहां बारिश ज्यादा पड़ती है। क्या केरल में रहेगी? हां सर, मैप पे हमने देखा था। साथ ही मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए एक चीज और बता दी थी कि जहां जहां लेटेराइट मृदा मिल रही है ना, वहां सदाबहार वन है। ठीक है, और लेटेराइट मृदा कहां कहां मिलती है, इसकी भी कल एक ट्रिक बनाई थी मैंने, है ना, वो ध्यान करो आप। और पश्चिम बंगाल में भी सर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो वाला एरिया नहीं था, सदाबहार वन वाला एरिया नहीं था, इसलिए सिनकोना आपका जो है वो यहां नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया, देखो सिनकोना, रोजवुड, महोगनी, है ना, ये सारे जो आबनूस, ये सारे जो वृक्ष हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। हमें आसपास अपने पर्णपाती वन दिखते हैं, पत्ते छोड़ते हुए वाले दिखते हैं, ये तो नहीं दिखते। तो जो नहीं दिख रहे हैं वो सदाबहार हो गए, जो दिख रहे हैं वो पर्णपाती वन हो गए। दिखते कौन से हैं? साल का पेड़ दिखता है, घर की लकड़ी है, शीशम पता है हमें, मम्मी कहती है शीशम की लकड़ी बढ़िया होती है। ठीक है, नीम पता है, पीपल पता है, ये सब कैसे हैं? ये सब आपके पर्णपाती वृक्ष है। चलो आगे आ जाओ, याद करा दूंगा। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है ना? किसे जंगल की आग कह रहे हैं? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, है ना, बेसिकली ये वो फूल होता है, ढाक का पत्ता या पलास जिसे कहते हैं हम, है ना, ढाक या पलास जिसे कहते हैं, वो है ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, तो हिंदी में उसे जंगल की आग लिख दिया। शैतान खोपड़ी के लोग हैं भाई, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ही लिख देते, अर्थ का अनर्थ हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, तो जंगल की आग याद रखो। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन का वृक्ष पाया जाता है? ठीक है, तो सागौन का वृक्ष इनमें से किसमें मिलेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। ठीक है, सागौन वृक्ष आपसे पूछ रहा है तो कहां मिलेगा? सबसे ज्यादा अगर सागौन देखो मिलेगा तो सब में, है ना, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, लेकिन एमपी में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष मिलते हैं। और ऐसे भी याद रख लो कि एमपी जो है, एमपी का एरिया काफी वहां जो है वनस्पति है, तो उस हिसाब से भी इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? किस में फूल नहीं होते? कटहल का फूल किस किसने देखा है? गूलर तो है ही है, फूल आर्किड में भी होते हैं, फर्न में कोई फूल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 का डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय जैसे ही दिमाग में आए सबसे पहले सोचो किधर की बात कर रहा है ना, मतलब जम्मू कश्मीर साइड की बात हो रही है। वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का क्या कारण है? मैंने आपको बताया कारण, एक तो वो समुद्र के पास है, दूसरा भूमध्य रेखा के पास है, यही होगा। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना गलत है। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट के पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, इसीलिए ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो वहां वनस्पति को ज्यादा ऊपर तक ले गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्या होगा? पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन कम है और पूर्वी हिमालय की ट्री लाइन ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, डबल स्टार। में होता तो इसको टेस्ट सीरीज में जरूर डालता या फिर आपकी परीक्षा में जरूर डालता। चलो, एंटीलोपो, ऑक्सिरिस और चीरू के बीच क्या अंतर है? ये जीव है ऑक्सिरिस और चीरू। चीरू ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, ऑक्सिरिस गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे पर्वतीय घास के मैदान और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में रहता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा। ऑरिक्स का शिकार संघ, ये बेसिकली करंट अफेयर्स का सवाल होगा, किसी कारण से चीरू वीरू चर्चा में रहे होंगे, है ना, तो चीरू ध्यान रखना। चलो, बहुत से लोग प्यार में भी कहते हैं चीरू। ठीक है, खैर क्या कह रहे हो सर आप कहते हो, मैं नहीं कहता भाई। सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, मिलाइए इनको, है ना, इनका मेल कराते हैं, अपना मेल बाद में कराएंगे। देवदार का वृक्ष, सर मुझे सबसे पहले देवदार मालूम है,
आपने याद करा दिया जी कि हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा पौधा कौन सा मिल रहा है, देवदार मिल रहा है, और बचपन वाले मां सब भी याद कराते थे। तो बी का क्या हो जाएगा 4, ढूंढो बी का 4 किसमें, एक ये रहे चाचा, ओहो एक ही में है बी का 4, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। और लगा देता हूं, सुंदरी कहां मिलेगी, सुंदरी सुंदरवन में मिलेगी, सी का तीसरा। भाई जो सुंदरवन का डेल्टा है वो सुंदरी नामक वृक्ष की वजह से ही उसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। ए सागौन, सागौन कहां मिलेगा, मध्य भारत में, ठीक है, सागौन सागवान, ठीक है, ये कहां मिलेगा, मध्य भारत में। और सिनकोना का वृक्ष जो है वो कहां मिलेगा, हिमालय के तराई क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि सिनकोना तराई मतलब जहां पानी बढ़िया रहे, और सिनकोना क्या था, सिनकोना क्या था, सदाबहार वन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, टीक जम्मू कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, कैसी बकवास बातें कर रहे हो, चंदन कास्ट केरल, कैसी गंदी बातें कर रहे हो, सुंदरी पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाली दीदी भी तो सुंदरी है, ठीक है। तो याद रखो कि सुंदरी का वृक्ष जो है क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 के कूट से कूट लीजिए, कूट देंगे भाई साहब। चलो, अल्पाइन जो वनस्पति है वो कहां मिलेगी आपको, हिमालयी क्षेत्र में मिलती है, हिमालयी ऊपरी क्षेत्रों में मिलती है अल्पाइन वनस्पति, याद कर लेना। तो सी का क्या हो जाएगा, पहला, ढूंढो सी का पहला का, सी का पहला ये रहे, सी के पहले ये रहे, ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। आगे चलते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहां है, जिनके पत्ते गिर रहे हैं वो कहां मिलेंगे, वो तराई में मिलेंगे सर। तो ए का चौथा होना चाहिए, अच्छा दोनों में चौथा है। अब देख लेते हैं सदाबहार, कौन सदाबहार होगा जहां बारिश ज्यादा होगी, और सह्याद्री किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। तो सदाबहार वन कहां मिलेंगे, पश्चिमी घाट की साइड, सर आपने मैप में भी दिखा दिया था। और सदाबहार वन वहां मिल रहे थे सर जहां लेटेराइट मृदा ज्यादा थी, और आपने लेटेराइट मृदा तो याद करा रखी है। तो डी का क्या होना चाहिए, दूसरा, पकड़ो डी का दूसरा कहां है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद शुष्क पर्णपाती कहां मिलेंगे, मध्य गंगा के मैदान में मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो जो क्या होता है, अरे इंडियन आइडल वाले कहते हैं ना, नेक्स्ट कंटेंटेंट प्लीज, तो ऐसे ही हम कह रहे हैं, नेक्स्ट कंटेंट क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हे भगवान मेरी अंग्रेजी भी कभी कभी ऐसी अटका देती है। मैं तो खुल के कहता हूं, माई अंग्रेजी इज जस्ट लाइक एज कपिल शर्मा। चलो सूची 1 को, अरे भाई इतनी बुरी भी नहीं है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को सूची के नीचे दिए गए कूट से चुनिए, कूट लेंगे जी, है ना, सेम सवाल तो मिल गया। चलो, कच्छ वनस्पति कहां मिलेगी, है ना, कच्छ वनस्पति है, शंकुधारी वृक्ष है, पतझड़ वन है, उष्ण कटिबंधीय वन है। तो आप देखो जो कच्छ वनस्पति है वो कहां मिलेगी, सुंदर वन में मिलेगी, ठीक है। कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदर वन में मिलेगी, मतलब सी का कच्छ वनस्पति क्या हो गई भाई, कच्छ में भी तो मैंग्रोव है, कच्छ में भी तो वही वाला सिस्टम है जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, डेल्टा वाला एरिया है। सी का पहला ढूंढो कहां है, सी का पहला किसमें हो गया, डी में है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है आपसे, उष्ण कटिबंधीय वन, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय वन आपको कहां मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन आपको मिलेंगे साइलेंट वैली, चले जाओ साइलेंट वैली में। शंकु वृक्ष वन कहां मिलेंगे आपको, शंकुधारी वन कहां मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में या हिमालयी क्षेत्र जो भी होंगे वहां शंकुधारी। बी का दूसरा देखो कहां है, ये सबसे कंफर्म पता है, और इसमें है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर और पतझड़ वन आपको कहां मिलेंगे, पतझड़ वन तो सर राजस्थान वाले एरिया में, मतलब जहां जल की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम होगी वहां पतझड़ वन या फिर नुकीले वन, इस टाइप से वन मिलेंगे। तो डी का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, लंबी जड़ों और नुकीले कांटे अथवा सूल युक्त झाड़ियां और वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः कहां मिलेंगे। ओहो भाई साहब, समझ रहे हो। तो क्या कह रहा है, झाड़ी हो, उनमें नुकीले से कांटे हो, जैसे राजस्थान जैसी वनस्पति की बात चल रही है, लेकिन राजस्थान इसमें आंसर नहीं है, राजस्थान इसमें आंसर नहीं है। तो देख लेते हैं पूर्वी ओडिशा में, तो ओडिशा का पूर्वी भाग कौन सा हो गया, समुद्र तट वाला, तो वहां तो वर्षा हो जाएगी, ये नहीं मिलेंगे। अब इसमें सेंस लगाना है, यूपीएससी का सवाल है, कॉमन सेंस अप्लाई करवाएगा, ठीक है। चलो, पूर्वोत्तर तमिलनाडु में, मतलब तमिलनाडु ये रहा, ये तमिलनाडु रहा, पूर्वोत्तर मतलब
पूरब और उत्तर इधर वाले तमिलनाडु में नहीं, यहां तो लौटते मानसून से वर्षा हो जाएगी, गलत हो गया। शिवालिक और तराई क्षेत्रों में यहां तो सदाबहार वन मिलते हैं। पश्चिमी आंध्र प्रदेश बचा, यानी आंध्र प्रदेश का ये वाला अगर पूरा आंध्र प्रदेश है तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश, हाँ तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में मिलेंगे इस प्रकार के वन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि यहां वर्षा की मात्रा कम है और बेसिकली ये राजस्थान की वनस्पति का स्वभाव है जैसा इन्होंने दिया है। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? यही चचा है अपने देवदार। क्यों? हिमालय में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं और ऊपर हिमालय जाते जाते समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जा रही है, तो देवदार भैया हैं, देवदास भैया नहीं, देवदार भैया हैं। ठीक है, आजकल कहां देवदास होते हैं, जब से डेटिंग ऐप आ गए ना तब से देवदास नहीं होते हैं। ठीक है, वही वाली बात, एक आएगी एक जाएगी, है ना, मेरी वाली मम्मी लाएगी, वो आएगा जाएगा, सॉरी आएगी जाएगी नहीं, गलत बोल दिया मैंने। चलो, दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों को 1 2 3 4 से समरूप से अंकित किया गया है, जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ था। वो क्षेत्र कौन से थे? साखू वन थे। ठीक है, ये एमपी, उस समय एमपी, आजकल का छत्तीसगढ़, ठीक है, सॉरी झारखंड, इनमें क्या थे? साखू वन थे, साखू वन थे। ठीक है, साखू वनों की जड़ें खराब हो गई थी, महामारी सा एक फैल गई थी काफी, 1997 की बात है, इसीलिए लाल कलर का सवाल है, लाल सवाल नहीं, लाल सवाल का क्या मतलब है? जो आपके करंट अफेयर्स के सवाल रहते हैं, ताकि आपको पता भी चलता रहे करंट से कैसा सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 2-3 दिन पहले रक्षा प्रौद्योगिकी आपको करा रहा था, तो उसमें मिसाइल आ रही थी। अब आजकल एक प्रलय मिसाइल, अभी हमने टेस्टिंग की है 1 आध दिन पहले ही, तो प्रलय मिसाइल के विषय में आपसे पूछा जा सकता है क्या है, किसने बनाई है, कैसे कैसे है, हवा से जमीन पे है, जमीन से हवा में है, हवा से, इस तरीके के सवाल आपको पता होने चाहिए। खैर, लौट के आते हैं भूगोल पर। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो अर्ध उष्ण कटिबंधीय का निरूपण किसके रूप में किया जाएगा? आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, केरल कर्नाटक में तो आपके कौन से हो जाएंगे? सदाबहार वन हो जाएंगे, तमिलनाडु में होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से त्वतः नहीं कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? है ना, तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो देखो भाई साहब, ये सब सिल्वर फर, स्प्रूस, जूनिफर, अलग से नाम लग रहे हैं, महोगनी, रोजवुड, सागौन, सेगवान, ये सब हमने सुने थे कहां? ये सब हमने सुने थे सदाबहार वन में। ठीक है, सदाबहार वन में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, वो हिमालयी वन नहीं है। अगले चलते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है कौन? खेजरी। ठीक है, केजरी नहीं, केजरी चचा पे तो आजकल वैसे ही जो है आफत सी आई पड़ी है। खैर, वो भी एक विकट रूप है, मैं उस पर बोलूंगा नहीं। फिलहाल बहुउद्देशीय वृक्ष खेजरी है। खेजरी राजस्थान वाले एरिया मान लीजिए, या ऐसे एरिया जहां कम पानी पाया जाता है, उस एरिया में क्या है, ये वृक्ष उगते हैं और सामाजिक वानिकी के लिए इनका अच्छा प्रयोग है। ठीक है, मतलब कम पानी लेंगे, कम सिंचाई लेंगे और बढ़िया बो देंगे तो फिर इनको तो यूज किया ही जाएगा। लीसा प्राप्त होता है। लीसा क्या होता है? लीसा बेसिकली, लीसा से तारपीन का तेल वगैरह बनाया जाता है, जो कि लास्ट में पेंट इंडस्ट्री में काम में आता है। उत्तराखंड में जो चीड़ के पेड़ मिलते हैं ना, चीड़ के पेड़ से लीसा प्राप्त होता है और पेंट इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण घटक है लीसा। तो लीसा किससे प्राप्त होता है? याद रखोगे, चीड़ के वृक्ष से। कैसे याद रखोगे लीसा को? पेंट से। पेंट, अब तो दिवाली का मौसम है, हाथ पे गिर गया हो तो लिस लिसा सा हो जाता है पूरा हाथ, हो है, उसको फिर मिट्टी के तेल से धोते फिरो, तारपीन के तेल से धोते फिरो, तब जाके छुटता है, लिस लिसा हो जाता है। तो उससे याद कर लेना, लीसा, लिस लिसा यानी पेंट इंडस्ट्री से। और पेंट पुराने समय में जब चूने की पुताई होती थी, आपने तो शायद ही की होगी, है तो हमने की है, मतलब साथ में लग के, तो चूना जब गिर जाता था ना बॉडी पे कहीं गलती से, तो जल जाता था, चिर जाता था, तो चीड़, ऐसे करके मैंने याद कर रखा है। लीसा, पेंट इंडस्ट्री और चीड़ याद रखोगे। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, मिला देंगे भाई साहब। अब देखो, अजीब से नाम है, कच्छ प्रकार की वनस्पति है और राज्य है। अरे सर, ये सवाल मैं कैसे करूंगा भाई? ढूंढना सबसे सरल क्या चीज है? बेम्बनड झील भी है, अपन पढ़ के आए थे, तो बेम्बनड सेम नाम होगा ना, केरल में होगी चचा। ऑप्शन नंबर 2 देखो, डी का दूसरा देखो किस में है, लो 2 में है। 2 तो एलिमिनेट हुए, ए और सी तो एलिमिनेट हुए। अब आगे चलते हैं। पिचवरम जो है वो कहां पड़ती है? तमिलनाडु में। सी का 5वां देखो कहां है?
इसमें भी, और इसमें सी का तीसरा, इसमें पांचवा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ए का क्या होगा, अन्ना रत्नागिरी कहां होगी, आपकी महाराष्ट्र में होगी, और बी क्या हो जाएगा, कुडापुर कहां होगा, कर्नाटक में। ठीक है, तो याद रख लेना ये चीज। ठीक है, मतलब अब सवाल आया है, अब इनमें से अकेला अकेला करके पूछ ले तो अन्ना रत्नागिरी महाराष्ट्र, कुडापुर आपका कर्नाटक, पिचवरम आपका तमिलनाडु, बेम्मनड केरल। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरबन सुमेलित है, भितरकनिका भी सुमेलित है, पिचवर तमिलनाडु अभी तो पढ़ के आए थे, पिचवरम तमिलनाडु, बेम्मनड कर्नाटक, क्या कहते हो, कैसा नाटक करते हो, बेम्मनड कर्नाटक में नहीं है, बेम्मनड कहां है, केरल में है सर, केरल, तो डी सही हो जाएगा, डी इसमें सुमेलित नहीं है। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद करने जैसी है। अब मैं क्या मतलब तुम्हें क्या समझाऊं इसमें। खैर, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, या अब देखो उष्ण कटिबंधीय कह दिया चचा ने, वर्षा वन कह दिया। अब देखो वर्षा वन कहां है, मिट्टी वाला मैप याद करो, लेटेराइट मृदा सर, जहां लेटी लेटी मृदा थी, एक तो पश्चिमी घाट के निचले वाले एरिया में थी, एक उत्तरी सरकार तट पे थी, एक असम में थी। तो इन्हीं एरिया के प्रदेश पकड़ो, ये यहीं सबसे ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि जहां बारिश होगी वहीं सदाबहार वन होगा। देखो कहां कहां, असम नागालैंड था क्या, उसमें गलत हो गया, ओडिशा छत्तीसगढ़ था क्या, नहीं गलत हो गया, उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं, असम और केरल, असम आपका कहां हो गया, यहां हो गया पूर्वोत्तर में, और केरल आपका मालाबार तट पे हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कॉमन सेंस बढ़ाया, दो चीजों को मिलाया और हमने उत्तर पाया। अरे बड़ी बड़ी राइमिंग हो गई। चलो, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल वाला है ना? तो इसमें जो सबसे ज्यादा पतझड़ वाले जंगल मिलेंगे, ठीक है, वो कहां मिलेंगे, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलो अगला सवाल देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। हाँ, बीपीएससी का सवाल है। चंपारण जिला जो है सबसे ज्यादा घने वृक्षों से, पतझड़ वाले वृक्षों से घिरा हुआ है। याद कर लोगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके यूपी में नहीं आएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? खैर से क्या निकाल रहे थे, खैर क्यों इंपॉर्टेंट है सर? खैर से दीदी कत्था निकाल रही थी, अभी पीछे भी सवाल आया था, कत्था किस वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? खैर। खैर कैसा वृक्ष है? उपोष्ण कटिबंधीय वन का उदाहरण है, उपोष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है? तो किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है? इसी वक्त इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। लेकिन सवाल पूछा था तो अरुणाचल प्रदेश था। क्यों? 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम का सर्वाधिक प्रतिशत वन है, उससे पहले अरुणाचल में थे, अब अरुणाचल में वन प्रतिशत कम हो रहा है, तो इस समय इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, या फिर आपका अरुणाचल, उपयोग में से कोई नहीं, तो 32वें का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सिंचाई और नहरें। ठीक है, सिंचाई और नहरें देखते हैं, सेकंड चैप्टर है। इसमें देख रहे हो कितनी बढ़िया सी इमेज है, एकदम खेत खलियान दिख रहे हैं, पीछे टावल लगा हुआ दिख रहा है, ओ हो। ठीक है, चलो तो याद रखना है। अब देखेंगे कि सिंचाई का क्या क्या प्रकार हमारे यहाँ है, किस तरीके से सिंचाई सबसे ज्यादा हो रही है, नहरें कौन कौन सी कहां पे हैं, उनसे कौन कौन सी परियोजना है, इस प्रकार के 30-35 सवाल इसमें है, जिसको हम फटाफट कर लेते हैं। चलो पहला सवाल है, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य है? देखो अभी काफी चर्चा में भी थी ये पट्टी सीमा परियोजना, कृष्णा और गोदावरी के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सवाल है ना? पट्टी सीमा कृष्णा और गोदावरी के मध्य थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आंध्र प्रदेश सरकार की स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी के मध्य पट्टी सीमा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो भाई, घाटप्रभा नहर कर्नाटक में बिल्कुल ठीक है, घाटप्रभा नहर घाटप्रभा नदी से ही होती है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, तो उकाई नहर जो है ताप्ती नदी पे आपकी पड़ती है, ताप्ती। ठीक है, जब तपाओगे किसी को तो उसको उकाई तो आएंगे ही, घर आएगा तो है ही। ठीक है, तो बी भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, यह भी संभवतया सही है। क्यों? माफ कीजिए, नीरा नहर जो है वो किस पे पड़ती है?
नीरा को मैंने याद कर रखा है मीरा, और मीरा किससे कनेक्टेड है? कृष्ण से। तो जो नीरा नहर है वो आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। जवाई परियोजना जो है आपकी वो तमिलनाडु में नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाई लूनी की सहायक नदी है। जवाई किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है, और लूनी परियोजना तमिलनाडु में नहीं होगी, ये गुजरात या राजस्थान में जाके पड़ेगी। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द रॉन्ग आंसर, ठीक है, मतलब राइट आंसर। गलत है लेकिन आंसर सही है, तो डी इसका सही जवाब होगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। देखते हैं क्या कथन कारण है। चलो, कथन 1 और कारण आर। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। देखो, दो चीज समझ लो, संपूर्ण भारतवर्ष में माना जाता है सबसे अधिक खेती वो जो है सिंचाई किससे होती है? नलकूपों से होती है। वहीं अगर हम दक्षिण भारतीय या प्रायद्वीप भारतीय की बात करें तो वहां सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो तालाबों के माध्यम से होती है। क्यों? क्योंकि वहां की नदियां मौसमी है ना, वहां हमेशा नदियों में पानी बड़ी मात्रा में नहीं रहता है, तो मौसमी नदियों में पानी है, इसीलिए क्या है कि उनमें तालाब होते हैं, तालाब से हमेशा उनमें पानी का रक्षण किया जाता है, वर्षा जल संचयन किया जाता है, उन्हीं से सिंचाई होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब साउथ वाले मंदिर हम पढ़ते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में भी उनके पास एक तालाब हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ताकि उनमें जल संरक्षित रह सके, ठीक है। तो इस प्रकार वहां भी कनेक्ट करो उसको आर्ट एंड कल्चर से। खैर, तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, बिल्कुल ठीक है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में 750 मिलीबार से अधिक वर्षा होती है भाई। 750 मिलीबार हो गया मतलब 75 सेंटीमीटर, ठीक है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं? नहीं, मैंने अभी आपको बताया था नलकूप है ना कि कुएं, ठीक है, नलकूप है ना कि कुएं, तो ये गलत हो जाएगा। कछारी मृदा या फिर जलोढ़ मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है, बिल्कुल ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी गलत है, क्योंकि भारत के सर्वाधिक सिंचाई के प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? नलकूप है। और नलकूपों में भी पूछ ले, नलकूप में सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है? तो आपके उत्तर प्रदेश में होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि का प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा 100% भाग पे सिंचाई से कृषि खेती होती है चंडीगढ़ में, उसके बाद होती है आपकी पंजाब में, फिर हरियाणा में। नीचे दिया है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि का प्रतिशतांश, ठीक है, क्रमशः चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में है। अब इसमें क्या है? हरियाणा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मतलब जितनी खेती हो रही है उसमें सबसे ज्यादा सिंचित है, मतलब अगर 10 हेक्टेयर पे हो रही है तो 10 की 10 हेक्टेयर लगभग सिंचित है। चलो, भारत का सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंडीगढ़ था, फिर पंजाब था, फिर हरियाणा था, तो जब यहां पंजाब दिया है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का मतलब हो गया छोटे, मतलब एकदम अभी चलो प्रश्न के माध्यम से ही समझते हैं। मृदा से उर्वरक पोषक हानि को कम की जा सकती है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल के स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो देखो, जो आपका भौम जल वाली बात है कि भौम जल को कम होने से रोका जा सकता है, तो यह बात जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्षाधीन खेती का सिंचाई का एकमात्र साधन है भाई, सूक्ष्म सिंचाई है तो वर्षा वाली खेती क्या करेगी उसमें, है ना। वर्षाधीन खेती में तो वर्षा से ही सिंचाई हो जाएगी ना, तो ये गलत हो जाएगा। और मृदा से पोषक तत्वों की हानि को कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म तरीके से सिंचाई आप कर रहे हो तो अपर्दन जैसी समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। अपर्दन जैसी समस्या नहीं रहेगी, मतलब 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? इतने सारे लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, बाकी कमेंट के माध्यम से भी बताते रहा करो कि सर वीडियो कैसी लग रही हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो जीवन रक्षक सिंचाई क्या होती है?
पीडब्ल्यूपी सिंचाई को जीवन रक्षक सिंचाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पीडब्ल्यूपी सिंचाई क्या है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। पीडब्ल्यूटी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये क्या होती है? मतलब पानी में मिनिमम उतनी मिट्टी जिसमें कोई जीव सर्वाइव, जिसमें कोई पौधा सर्वाइव कर सके। परमानेंट जो है उससे विल्टिंग पॉइंट से कम अगर जल होगा तो पौधे के मरने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, तो उस समय जो है जीवन रक्षक खेती सिंचाई उसको बोलते हैं। उस स्थिति पे आके आप सिंचाई कर रहे हो। चलो, गत 25 वर्षों से नलकूप सिंचाई में सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। काफी पुराना सवाल है, घबराना नहीं है। सरयू पार के मैदान में इसका आंसर है, मतलब पुराना सवाल है, अब तो इसका डेटा चेंज हो सकते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? 10 बार यह सवाल पूछा गया है और आंसर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। माफ कीजिए, याद कर लेना, सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से जो होती है वो आपके किस में होती है? वो आपके उत्तर प्रदेश में होती है, आपके उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। कई बार ये सवाल पूछा गया है। साथ ही आपको याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक सिंचाई के जो साधन है वो क्या है? वो आपके तालाब हैं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कान नू करके पकड़ लिया, तब भी हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो कान में दर्द हो ही रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलो, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है तो कौन सा राज्य है आपका? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। यहीं सबसे ज्यादा नलकूप और कूप से सिंचाई हो रही है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूजल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम है? अवरोही का मतलब क्या होता है? ज्यादा से कम, कहां सबसे ज्यादा जल है, फिर उसके बाद कहां मिल रहा है, फिर उसके बाद कहां मिल रहा है, इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा जो जल इनमें से है वो किसके पास है? वो है आपका महाराष्ट्र के पास, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जल किसके पास है? 4, मतलब आपके उत्तर प्रदेश के पास है, फिर किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है, फिर यहां, फिर यहां। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनेश शॉ दस्तूर ने। ये दो उस समय व्यवस्थाएं आई थी, एक तो माला नहर तंत्र था, एक नदी जोड़ो वाला सिस्टम था, तो विश्वेश्वरैया उनका पूरा नाम था, ऐसे करके उन्होंने प्रस्तावित किया था। दोनों को उस समय नहीं माना गया था, तो उस समय करंट का सवाल है, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर भी याद कर लो एग्जामिनर के, अच्छा एक सवाल ऐसा पूछूंगा तुम पे नहीं मिटाई जाएगी। हम तो जी पीवाईक्यू में पढ़ के आए हैं, तो पीवाईक्यू में क्या है? माला नहर तंत्र प्रस्तावित किसने किया था? दिनेश शॉ दस्तूर ने, याद रखोगे। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियर थे। इन्होंने जो है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को तालाब के माध्यम से उस तरीके से काफी योगदान किया था, तो बोल दिया इनको सिंचाई का अग्रदूत है। ब्रिटिश वालों को बोलते रहते हो, गलत बात है। खैर, अब बोला है तो बोला है, मैंने कैसे याद कर रखा है? क्योंकि सारे नाम अंग्रेजी वाले हैं। तो दक्षिण भारत की बात चल रही है, दक्षिण भारत में मैंने कनेक्ट करा उसको काली मृदा से, और काली मृदा को कहते हैं कपासी मृदा। कपास का मतलब होता है कॉटन, कॉटन यहां मुझे मिल गया। मतलब मैं ऐसे कहानी बना लेता हूं, आपको सही भी लग सकती है, अजीब भी लग सकती है। तो आपको अगर कहानी सही लग रही हो तो मान लेना, सही ना लग रही हो तो मत मानना। कॉटन याद करने की बात, बाकी गारंटी दे रहा हूं, दोबारा सवाल पूछेगा ना, अगर सेम रिपीट सवाल पूछ लिया, अगर कहानी से आपको नहीं याद है, कुछ पैतरे से नहीं याद है, तो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि सारे नाम अंग्रेज है, उतना हमारे दिमाग की क्षमता नहीं होती है एक एक चीज को रटने की। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। देखो ये क्या होती है, एक होती है मध्यम परियोजना है, एक होती है लघु सिंचाई परियोजना, एक होती है बृहद परियोजना। ये बेसिकली क्या होती है, अगर 2000 हेक्टेयर से कम भूमि सिंचाई करने के लिए कोई परियोजना बनाई जा रही है तो वो हो जाएगी मध्यम परियोजना। 2000 से 5000 और 10,000 तक अगर कोई योजना बनाई जा रही है जिससे 10,000 हेक्टेयर तक भूमि सिंचित हो सकती है, वो हो जाती है आपकी लघु सिंचाई परियोजना। और जिससे 10,000 से ज्यादा भूमि, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होती है, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी बृहद परियोजना, ठीक है। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली
ये एक हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली भूमि नाप की प्रणाली है। मैं आपको बताता हूं, 1 किलोमीटर ऐसे जाओ, 1 किलोमीटर ऐसे आओ, ऐसे ऐसे 1 किलोमीटर का चौखंटा जो होगा उसका जो एरिया होगा वो 1 हेक्टेयर होता है मोटा मोटा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा, सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु और बृहद सिंचाई परियोजनाओं से, ठीक है। चलो बृहद अगर अकेला होता तो बृहद मानते, लेकिन जब दोनों हैं तो दोनों मिला के तो और ज्यादा हो जाएगा। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? फरक्का नहर कहां है? फरक्का पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है जहां से गंगा 2 फाट हो जाते हैं, एक हुगली नदी और एक पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो फरक्का नहर की जल वहन क्षमता, करंट का सवाल है, बहुत पुराना है, उस समय 40,000 क्यूसेक थी, अब तो कुछ और होगा, तो इसको नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इस सवाल को अपन छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो मंगलम सिंचाई परियोजना किसकी है? केरल की है, ठीक है। केरल में भरत पूजा नदी पड़ती है, पूजा या भरत पूजा, उस नदी की सहायक नदी है शायद मंगलम, उसी पे है मंगलम सिंचाई परियोजना, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक है, केरल। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण नहर बिहार में, बिहार की एक प्रमुख नहर है, बिहार में गंडक नदी से निकलती है और बिहार के बहुत सारे जिलों को सिंचित भूमि प्रदान करती है गंडक नहर से। तो सारण को याद रखोगे, सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से, ठीक है। हालांकि बिहार में पूछा गया सवाल है, लेकिन काफी अन्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आगे, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है, भाई साहब ये याद रख लेना। क्या क्या इससे याद रखना है? इंदिरा गांधी नहर, ठीक। फिर आ जाओ, इंदिरा गांधी, आपको पता है आपातकाल लगाया था दीदी ने, तो इंदिरा गांधी क्या थी? दीदी क्या, हम लोग की तो अम्मा हो गई, खैर कोई बात नहीं। तो आपातकाल लगाया था, मतलब क्या थी? हरि के समान समझती थी अपने आप को कि मैं ही हरि हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, मैं हरि हूं, मैंने क्या लगा दिया? आपातकाल लगा दिया। तो इंदिरा गांधी कहां से निकलती है? हरि के समान समझती थी, ठीक है, तो हरि के बैराज से निकलती है। और क्या किया था उसने? बोले सब कुछ क्या है? सब कुछ मैं हूं, ठीक है, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं हरि हूं। कैसे भी करके याद कर लो, मतलब सतलज और ब्यास नदी के संगम पे है ये हरि के बैराज, ठीक है। इससे कई सवाल आए हैं, 5-6 सवाल लगातार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। इंदिरा दीदी थी, अपने आप को हरि समझती थी, मतलब हरि के बैराज, और कहती थी सब मैं हूं, मतलब सब कुछ मैं हूं। आपातकाल लगा दिया, सब कुछ मैं हूं, सब मतलब सतलज और ब्यास। चलो आगे चलते हैं। हरि के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर है? अरे जी सर, आपने तो बताया था सतलज, भाई ने सतल लिख दिया, सतलज, ब्यास और सतलज, ऑप्शन नंबर डी, सब कुछ मैं हूं, मेरा सब कुछ तू है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो तो सब मतलब सतलज और ब्यास याद रखोगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। राजस्थान इंदिरा नहर, मतलब बेसिकली इंदिरा नहर से कौन सा एरिया सिंचित होता है? राजस्थान का भाग सिंचित होता है, ठीक है। इंदिरा नहर कहां से निकलती है? तो देखो अब तो क्या हो जाएगा, कहां से निकली है? सतलज भी है, ब्यास भी है, दोनों होगा भाई, है ना, दोनों होगा, सतलज भी है, ब्यास भी है, दोनों नदियों से निकली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों मारोगे, क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो मतलब पुराना सवाल है, सतलज भी लगा सकते हो, ब्यास भी लगा सकते हो, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, इनके 2 आंसर होते हैं, पहले पूछे जाते थे। चलो, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसका उद्गम है कहां से भाई साहब? उद्गम सतलज के भाखड़ा बांध से नहीं, महानदी सतलज नदी के हरि के बांध से। मैंने आपको याद करा दिया, भूलोगे नहीं। इंदिरा दीदी है, खुद को हरि समझती है, हरि हूं मैं, ठीक है। हरि मतलब श्री हरि, वही भगवान जी वाले, ठीक है। तो श्री हरि हूं मैं हूं, और सब कुछ मेरा है, या सब कुछ मैं हूं, सब मतलब सतलज और ब्यास, ऐसे करके याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, किस किस से करती है? ब्यास से करती है, सब कुछ मैं हूं, सतलज में हूं, ब्यास में हूं। 1 और 4 देखो कहां है? तो 1, 3, 4 है, रावी तो उसमें मिली जा रही है, कोई बात ही नहीं है सतलज में, तो 1, 3, 4 सही आंसर हो जाएगा। चिनाब का कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध का जल का उपयोग करती है? भाई साहब ब्यास नदी का ही उपयोग कर रही है, तो ब्यास नदी के पोंग बांध का भी उपयोग करेगी कौन? इंदिरा दीदी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। चलो, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी थी? भाई साहब राजस्थान स्पेशल का सवाल होगा, हाँ, गंग नहर। बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, ठीक है, गंगा सिंह समथिंग करके नाम था। 1927 में उन्होंने वो नहर
बनवाई थी, दैट इज क्या, गंग नहर। काफी फेमस है राजस्थान की ये नहर, गंग नहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, गंग नहर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये भी राजस्थान स्पेशल का है, पूछ रहा है गंग नहर कब बनी थी, वही होगा। हाँ, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों का एक है, का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। कहां के राजा थे, अगला सवाल ये पूछ ले कभी तो याद रखना, बीकानेर के राजा थे, बीकानेर के राजा थे गंग सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1927, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं, शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। नीचे दिए गए लक्ष्यों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। अब देखो, शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना है, मतलब विकास की बात करेगा, कृषि उत्पादन बढ़ाएगा, विकास है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलेगा, ठीक है, ये भी अच्छी बात। मतलब अब देखो, कोई भी इस प्रकार की पॉजिटिव योजना आ रही है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव लक्ष्य है तो मैक्सिमम होने की संभावना ज्यादा है, अगर हमें नहीं भी पता है तो। ठीक है, चलो, भू प्रबंधन का सुधार, ये भी हो सकता है, सारी बातें पॉजिटिव ही है, मतलब उसके सारे ही एस्पेक्ट हो सकते हैं। 60 का क्या हो जाएगा, तीनों, मतलब सभी, 1 2 3। नहीं पता हो तो कैसे उत्तर लगाते हैं, यहां से समझते रहा करो। ठीक है, चुटकी बजा के आगे देखते हैं। मतलब मैं आपको इसीलिए बताता चलता हूं ताकि पेपर में भी आप इसी तरीके से सोचो, घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज लगा रहे हो वहां भी ऐसे सोचो, आपका थिंकिंग प्रोसेस वैसा हो जाए। ठीक है, और सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ, कोई बात नहीं है, पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू से आप एग्जाम की नस तक पहुंचते हो कि एग्जाम कैसा है, एग्जाम का टेस्ट कैसा है। ठीक है, वो टेस्ट आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं दे सकती, मतलब लगाओ टेस्ट सीरीज में, ये मना नहीं कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, औकात बताती है आपकी। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू से आपको एग्जाम का टेस्ट समझने में मजा आएगा, मदद मिलेगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, देख लेंगे भाई साहब। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, कैसी बात कर रहे हो चाचा। इंदिरा दीदी कहती थी सब में हूं, सब में मतलब सतलज और ब्यास, आपने याद करा दिया सर, घग्गर कहां से आ गई, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। पेनगंगा बेनगंगा दोनों गोदावरी की सहायक नदी है, तो हम सहायक नदी पढ़ रहे थे, सारी रट रखी है जी, है ना। मतलब रिवीजन भी करते रहा करो रे, पुरानी वीडियो दोबारा देख लिया करो, रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है रिवीजन के मतलब से। चलो आगे चलते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहां, मेरे घर के पास नरोरा में है। ठीक है, नरोरा एक जब हम भारत के परमाणु केंद्र पढ़ रहे थे उनमें एक हमने नरोरा भी पढ़ा था, कहां है, आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है नरोरा, और वहां से क्या है, निचली गंगा नहर का उद्गम होता है नरोरा से। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार में सिंचाई होती है, तो किससे बिहार में सिंचाई होती है, त्रिवेणी नहर। ठीक है, त्रिवेणी नहर। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी नहर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। निशान लगा देता हूं, नहीं तो कहोगे सर निशान नहीं लगाया आपने। चलो, हरियाली, ओहो हो, एक नई योजना है। आप जो हरियाली समझ रहे हो वो वाली हरियाली नहीं, खैर हरियाली एक नई योजना है। यार मैं भी तो आप में से ही एक हूं, जिन शब्दों का यूज आप हम लोग से आम प्रयोग करते हो, मैं भी तो वो समझता ही हूं। हरियाली एक नई योजना है, द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए नहीं, बंजर भूमि के विकास के लिए नहीं, मरुस्थल भूमि के वनीकरण के लिए नहीं, बंजर भूमि के विकास के लिए। बेसिकली हरियाली योजना है कि जो भूमि बेकार पड़ी हुई है उसको हम कैसे यूटिलाइजेशन में लाएं। चलो, हरियाली योजना संबंधित है मृदा प्रबंधन से, वायु प्रबंधन से, फसल प्रबंधन से, जल प्रबंधन से। ठीक है, जल के प्रबंध द्वारा बंजर पड़ी भूमि को कैसे मैं बढ़िया बना सकता हूं, उसका यूज कर सकता हूं, बंजर भूमि के विकास के लिए है। ठीक है, और बेसिकली जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, एकीकृत जल संभर विकास। जल संभर क्या होता है, रिजर्व्स है, वाटर रिजर्व, मतलब बेसिकली भूमि के नीचे जब आप देखोगे तो रंध्र के रूप में पानी जमा रहता है, जिसको हम भूमिगत जल कहते हैं। तो बेसिकली वही जल संभर वाला एरिया है। विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं, है ना, क्या क्या इससे होगा। मृदा बह जाने की रोकथाम होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो उसको फिर चिपका के रखेगा मिट्टी को। जल की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, बकवास बात है। जल संभर का इससे क्या मतलब है, जल संभर मतलब बेसिकली ग्राउंड वाटर लेवल से रिलेटेड। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सृजन, जब जल संभर भरे होंगे, अंदर बढ़िया नमी होगी तो प्राकृतिक वनस्पति तो आएगी ही। दूसरा हटाओ, दूसरा गया, दूसरा गया, दूसरा गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मतलब शब्द पकड़ो, भावनाओं को समझो, जिसको कहते हैं ना, तो भावना समझ के आंसर मिल जाएगा भाई साहब। चलो आगे चलते हैं।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। सूखा प्रवण कार्यक्रम किसने बनाया, किसने बनाया, मतलब अब ये पुराने सवाल हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, हालांकि इसका आंसर कोई नहीं है, ये सब किसी अलग ने बनाए थे तो उस वजह से इन्होंने सारे गलत। करंट का सवाल है, भागो छोड़ो रहने देते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से, ऐसा नहीं है मास्टर को नहीं पता, आंसर डी है, मैंने लगा भी दिया, चेक भी कर लेना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रयोग के लाभ हैं, है ना। ड्रिप सिंचाई क्या होती है वो आपने देखी होगी ना, खेत में बीच में फुब्बारा से लगा हुआ होता है, ओ हो, है ना, उससे पानी निकल रहा है बढ़िया, तो एकदम मजेदार वाली खेती है ड्रिप सिंचाई पद्धति। खरपतवार में कमी होगी, मृदा अपरदन में कमी होगी, मृदा लवणता में कमी होगी। भाई लवणता का कुछ नहीं पता अपन को, लेकिन खरपतवार कम आएगी क्योंकि फालतू पानी नहीं लगेगा, और मृदा अपरदन में भी कमी होगी। 1 और 3 सही आंसर होगा। लवणता में कमी कैसे हो जाएगी, उसका कुछ कर रहे हो क्या। लवणता में कमी करने के लिए क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताओ, कल की वीडियो में बताया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। सर अभी तो पीछे भी करके आए थे, त्रिवेणी नहर है जी, त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर से क्या होती है, बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवेणी नहर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। त्रिवेणी नहर, ठीक है, ये रिपीट हो गया है शायद, आई थिंक सवाल, है ना, मतलब था पीछे भी, कोई बात नहीं। शारदा नहर तो नहीं होगी, शारदा नहर आपकी होगी। और एक जो बिहार की फेमस नहर थी क्या, सारण, है ना, वो सारण किससे निकली हुई है, गंडक रिवर से, ये भी याद रखोगे। बकिंघम नहर स्थित है, बकिंघम नहर कहां है, कलिंग तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर, कच्छ। कोरोमंडल तट पर आप देखोगे भारत का जो ये तमिलनाडु वाला एरिया है, तो बकिंघम नहर बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे है, कोरोमंडल तट के सारे सहारे है, बिल्कुल किनारे किनारे है, ठीक है। तो याद रखोगे इसको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बकिंघम नहर स्थित है कोरोमंडल तट पर, एक बार इमेज देख लेना उसका, बकिंघम नहर का, दिमाग में रह जाएगी बात, है ना, कोरोमंडल के बिल्कुल सारे सहारे है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से एक आध सवाल और बचा होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। इतने शैतान है हम, जल का प्रयोग सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र को सिंचित करने के लिए करते हैं, मतलब इतना पी खा नहीं रहे हैं ना, इतना औद्योगिक क्षेत्र में यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जल का यूज कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम कृषि क्षेत्र में। याद रखोगे, अच्छा सवाल है। आगे देखते हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो चंबल नहर किससे संबंधित है, चंबल किसकी सहायक नदी, यमुना की, तो यमुना बेसिन से। बाकी यमुना किसकी सहायक नदी, गंगा बेसिन की। अगर ये नहीं होता तो इसका आंसर ये होता, ठीक है। चंबल नदी आपको याद होगी ना, ये गंगा थी, ये गंगा से आके यमुना मिल रही थी, इस यमुना से चंबल, गंडक, चंबल, और आपकी कौन कौन सी मिल रही थी, केन, बेतवा, है ना, और सोन मिल रही थी गंगा से जाके, सब कराया है, रिवीजन भी करते रहो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो इसी के साथ आपकी आज की कक्षा समाप्त होती है। अब अगले चैप्टर पे हम अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संभवतः अब 2-3 दिन गैप रहेगा, ताकि दिवाली के बाद आपको कक्षाएं मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं दिवाली के बाद। आप सब लोग अच्छी और शुभ तरीके से दीपावली मनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाकी पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।